साई राम इन्वेस्टर मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। 24 को मैं क्लियर हो जाऊँगा और फिर मैदान में उतर जाऊँगा। आज का टैग में देखे हैं आप, वेयर इज बैलेंस शीट। मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हाथ में लेके मेरा हाथ में बैलेंस शीट आ गया वो लोग का Q1 का। मैं सच बताता हूँ, अभी तक और लोग इंडस्ट्री ने बैलेंस शीट दिया ही नहीं। क्यों दिया नहीं, अभी तक कोई यूट्यूबर बताया नहीं। उसका रीज़न क्या है, प्रोबेबल रीज़न क्या है, किसी ने बताया नहीं, हिम्मत भी नहीं किया, उतना नॉलेज है नहीं। मैं आप लोग को शेयर करता हूँ क्यों बैलेंस शीट दिया नहीं, और अगर देता तो कैसा होता। मैं कोशिश करूँगा, 100% तो एक्यूरेट नहीं ला सकता आप लोग के सामने बैलेंस शीट, लेकिन उम्मीद करता हूँ 99%, 95% जो Q1 का बैलेंस शीट होगा वो मैं आप लोग के साथ बना के एक्सेल शीट में प्रेजेंट कर दूंगा। एनीवे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे। आप देखिएगा BSE में 2-3 बार अपडेट दिया। 14 सितंबर 2020 को फुल्ली टेक ओवर किया रिलायंस एंड जेम ARC ने। इसका मतलब क्या है, सब एक्सचेंज को जानकारी दिया कि 14 तारीख से हम लोग ऑफिशियली टेक ओवर किया। इससे पहले कुछ भी चीज़ के लिए हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दिस इज द रीज़न बैलेंस शीट अभी तक नहीं दिया। वन प्रोबेबल रीज़न, अभी बहुत और बताऊंगा। दिस इज वन प्रोबेबल रीज़न कि 14 तारीख आया ही नहीं, ये जून 30 तारीख तक उन्होंने रिपोर्ट पेश किया। इसमें 14 तारीख उन्होंने टेक ओवर किया, तो वो क्या बैलेंस शीट पेश करेगा, ये कारण हो सकता है। और दूसरी एक कारण है, बैलेंस शीट में जो ये इम्पेयरमेंट लॉस है, ये जो दिखाया, ये कैसे ट्रीटमेंट करेगा, ये अभी तक कंफ्यूज्ड है। आई थिंक अभी तक समझ नहीं पा रहा है एक्चुअली क्या है। इम्पेयरमेंट लॉसेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है मतलब, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग जब कोई कंपनी लॉस करता है या प्रॉफिट करता है, ईयर एंड में जब अकाउंटिंग खत्म हो जाता है, फाइनल हो जाता है, ऑडिट होने के बाद, सपोज आपका कंपनी 10 करोड़ रुपये प्रॉफिट किया, वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रहता है, क्रेडिट अमाउंट रहता है। उसको डेबिट करके आपको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए, तो वो कैपिटल में एडिशन हो जाता है अगर प्रॉफिट हुआ तो। अगर जस्ट लॉस हुआ तो कंपनी का ठीक उल्टा होता है, तो कैपिटल के अकाउंट यहाँ कम हो जाएगा। तो ये 10,000 करोड़ अगर कैपिटल कम हो जाएगा तो वो लायबिलिटी क्या दिखाएगा, इक्विटी कहाँ से आएगा, लायबिलिटी तो है ही नहीं, कहाँ से घटाएगा, ये एक टेंशन है। इसीलिए एक कारण है। दूसरी बात है, एम्पायरमेंट लॉसेस जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। मैं आपको पहले एम्पायरमेंट लॉसेस क्या है ये दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये देखिए, एम्पायरमेंट एग्जिस्ट व्हेन एन एसेट्स फेयर वैल्यू इज लेस देन द कैरिंग वैल्यू ऑन द बैलेंस शीट। इसका मतलब जब कोई एसेट का वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू से कम है, आई मीन बुक्स में अगर 10 रुपये दिखाया गया और 5 रुपया है एक्चुअल में, तो इसको 5 रुपया इम्पेयरमेंट लॉस में दिखाया जाता है। दूसरा, एन इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंसेस in the statement of profit and loss immediately unless the asset is carried a revalued amount in accordance with another accounting standard, AS10। accounting standard means AS means accounting standard। तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सपेंसेस के हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो एक्सपेंसेस होने से ये लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा बैलेंस शीट में। और दूसरी एक बात है, ये जो लॉस है ये सिर्फ डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी में ही जा सकता है। उसका भी एक प्रूफ दिखाता हूं आप लोग को। देखिए, एक डिफर्ड टैक्स जो इम्पेयरमेंट लॉसेस का मैंने एक दिखाया है, इसमें क्या लिखा है, एज्यूम द कंपनी रिपोर्ट एज लॉस इन ईयर 1 ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑन ए एसेट। मतलब अगर सोच लीजिए एक एसेट के ऊपर पहला साल
एक कंपनी कुछ लॉस करता है। द इम्पेयरमेंट रिजल्ट इज एन ओवरऑल अकाउंटिंग लॉस। ये अकाउंटिंग लॉस है। मान लिया जो मैंने दिखाया था पिछला वीडियो में, एसेट को कम कर देता है, एंड ऑल्सो डिडक्टेबल फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट। No tax is paid in this period and the loss is carried forward offset against future taxable profit. The tax loss carry forward is the only difference between financial statement and tax account and hence the only source of deferred tax. इसका मतलब इसको आप deferred tax के केस में ही आप ट्रीट कर सकते हो, इसको deferred tax के हिसाब से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। उसका खाली मतलब जो लॉसेस आपने बुक किया उसका जो टैक्सेस आता है उतना ही आप कर सकते हो, तो बाकी बैलेंस शीट में कुछ आएगा नहीं। ये मेरा सोच के है, आप अपने एंड से भी थोड़ा सोचिएगा, आप लोग भी सोच सकते हो। थोड़ा गूगल देखोगे, आप किताब देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो इसमें जो 10,000 करोड़ है ना इम्पेयरमेंट लॉस, इसका 10,000 करोड़ नहीं जाएगा, खाली ओनली डेफर्ड टैक्स। मुझे लगता है तो डेफर्ड टैक्स भी जो 1200 करोड़ का प्रलय का जो प्रोविजन था उसको जो एडजस्टमेंट किया, इसी में ये गेम खेल दिया, पूरा हो गया। और एक क्या है डेफर्ड टैक्स, वो कैसे करेगा देखिए, एक ही साल में हम जो सोच रहे थे ना जो बहुत 5 साल के लिए प्रॉफिट खा गया, 5 साल तक हमको ऑल इंडस्ट्री में प्रॉफिट दिखाई नहीं देगा, जितना भी प्रॉफिट होगा सब लॉस के साथ एडजस्टमेंट हो जाएगा, वो भी गलत हो गया। मैंने स्टडी करने के बाद अभी पता चला वो भी संभव नहीं है। वो डेफर्ड टैक्स का जो लायबिलिटी है कैसे इनको एडजस्ट किया जाता है मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ लिखा है पहले -400 करोड़ डेफर्ड टैक्स है, सोच लीजिए। ये जो 10,000 का इम्पेयरमेंट लॉस है इससे 400 करोड़ का लॉस है। उसके बाद फर्स्ट ईयर में ये है, सेकेंड ईयर में क्या होगा, आपको इस तरह 400 को कैसे डिवाइड करेगा, सेकेंड ईयर में 50, थर्ड ईयर में 50, फोर्थ ईयर में 100, फिफ्थ ईयर में 100 एंड सिक्स्थ ईयर में, यानी 5 साल में डेफर्ड टैक्स को वो जो आएगा लायबिलिटी या उसको एडजस्टमेंट करेगा। इसका मतलब क्या है, जो अगला क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ 500 करोड़ पूरा चला गया लॉस, मेकअप जीरो, कुछ नहीं है, शेयर वैल्यू वहीं का वहीं रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं, वो नहीं है। ऐसा नहीं, कंपनी एक्स भी सोच के रखा कि ऐसा बहुत सारे सात्विक दिमाग के आदमी आएंगे और बहुत कुछ करेंगे, इतना कुछ होने के बाद में भी कर देता है। तो ये 5 साल में उनको एडजस्ट करना पड़ेगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बाकी 10,000 करोड़ का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये वन टाइम है, मैं लिख के दे सकता हूँ। तो मित्रों डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इम्पेयरमेंट लॉस, ये सब क्लियर हो गया। तो दोस्तों एक चीज़ फिर दोबारा बोलना चाहूँगा, अभी तक बैलेंस शीट आया नहीं, बैलेंस शीट नहीं आने तक कुछ हम लोग बोल नहीं सकते हैं। हम दूसरे यूट्यूबर का जैसा बोलेंगे नहीं, आ गया मेरा हाथ में बैलेंस शीट, चलिए अभी बैलेंस शीट Q1 का बैलेंस शीट डिस्कस करते हैं। तो अभी फाइनली एक चीज़ दिखाता हूँ, इसमें और भी कुछ घोटा है, अभी तक कन्फ्यूजन उसमें बने हैं। कैसे देखिए, यहाँ देखिए जो आप लोग देखें पॉइंट नंबर 5 में ये लोग लिखे हैं इम्पेयरमेंट लॉस, ये जो 24,000 जो मेरा Q4 का बोला था 24,000 में इतना एडजस्ट किया, बाकी और भी 10,000 मैंने 10,600 रखा था, 688 करोड़ रखा था, मीन्स 10,688, इसने 10,192 किया। फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को भी अलग से रिवर्ट किया, तो ऑलमोस्ट आजू बाजू में ही है। मैंने हिसाब करके देखा 10-20 करोड़ का आगे पीछे है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए, ऑडिटर कमेंट्स, जिसके बारे में किसी ने आपको बताया नहीं अभी तक। बेसिक क्वालिफिकेशन ओपिनियन एज मेंशन इन द नोट नंबर 8C द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स द इम्पेयरमेंट टेस्टिंग of the assets of the wholly owned subsidiary Alok Industries Limited is not carried out। मतलब अभी तक पूरा सब्सिडी का वो कैरी आउट किया नहीं, ऐसे ही वो लिख दिया। Therefore adequacy of the provision of doubtful loan in the books of the company is not ascertainable। इसका मतलब क्या है, डाउटफुल जो लोन है वो अभी तक असरटेन करने का लायक नहीं है, किया नहीं। These are the things। यहाँ एक केस है और एक देखिए, we draw attention to note 6 the statement which indicates that the during quarter ended 30th June 2020 the company has incurred loss 10,192 10,192.79 crores and as on June 30th 2020 the company accumulated loss 24,546 crores resulting in erosion in net worth of the company।
इसका मतलब क्या है? 24,566 करोड़। ये जो मैंने बताया था आपको, जो बुक्स में जो लोन था ना, जो Q3 में वो एडजस्ट किया, वो उसके बदले में ही वो इसके साथ ही सेटिंग कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं इनडायरेक्टली वो घटा। जो 10,000 वो इधर का वो क्या बोल रहे हैं, मैं आपको 10,000 रुपये आपका लेके जा रहा हूँ, लॉस दिखाया, लेकिन बदले में मैंने 24,546.84 करोड़ मैंने आपको रिटर्न कर दिया, मतलब लॉस घाटा कम कर दिया, ये बोल रहे हैं। ये भी एक फैक्ट है। तो फ्रेंड्स अब देखें, यहाँ बहुत सारे पॉइंट अभी तक है, अभी तक बहुत कुछ इम्प्लीमेंट होना बाकी है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, इम्प्लीमेंट लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, मैंने आपको दिखाया। और दूसरी बात है, जो उनका जो टैक्स लायबिलिटी होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा, खाली टैक्स लायबिलिटी है, जो इम्पेयरमेंट लॉसेस का जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी डेफर्ड टैक्स के हिसाब से होगा, और दैट शुड बी एडजस्टेड इन 5 years, नॉट इन 1-2 years और 1-2 quarter। ऐसा नहीं है कि 10,000 करोड़ प्रॉफिट हुआ और 10,000 करोड़, पहले बात है 10,000 करोड़ में डेफर्ड टैक्स तो 10,000 करोड़ आएगा नहीं, 1,200 करोड़ आएगा, फिर आएगा तो उसको 5 साल में देना पड़ेगा, उसको 1 दिन में 2 दिन में देना नहीं है। तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली मैं आप लोग को अभी बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी है बैलेंस शीट में क्या होगा। पहले देखिए, ये जो 31/3 में प्लांट, लैंड एंड मशीनरी 14,000 करोड़ था, और ये अगर हम यहाँ से 14,000 करोड़ से जो 8,282 करोड़ है हटा देंगे तो 5,833 करोड़ दिखाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो डिपॉजिट देते हैं, बॉन्ड रखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे PGPCL का कनेक्शन लेंगे बड़े बड़े कंपनी में, उसके लिए बॉन्ड देना पड़ता है, वो है 7 करोड़ का आसपास। ऐसा जैसे गैस कनेक्शन लेंगे तो भी आपको बॉन्ड देना पड़ेगा, मतलब डिपॉजिट देना पड़ेगा, वो है इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, वो रहेगा, वो कभी जाएगा नहीं अनटिल एंड अनलेस आप PGPCL का कनेक्शन डिसकनेक्शन नहीं करते हो, तब तक वो पैसा मिलेगा नहीं। अदर टेंजेबल एसेट्स वो छोटा मोटा है, 1 करोड़ का आसपास वो रहेगा। इन्वेस्टमेंट जो है मैंने बोला ये और एक तरह का है, जैसे बॉन्ड कहीं सिक्योरिटी दिया उसके लिए इन्वेस्टमेंट ये रहेगा। इन्वेस्टमेंट इतना जल्दी वो पूरा नहीं सकते, बाकी लोन्स जीरो हो जाएगा, अदर्स जीरो हो जाएगा, डेफर टैक्स रिटर्न कर दिया, करंट एसेट नहीं रहेगा, अदर नॉन करंट एसेट वो भी नहीं रहेगा। इन्वेंटरीज, पुराना इन्वेंटरी नहीं रहेगा, नया इन्वेंटरी लोग नए तरीके से करेगा, वो पुराना इन्वेंटरी को रिजेक्ट कर देगा। ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब जो पार्टनर जो जिससे माल बेचा था पुराना, जो वो मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा पैसा, क्योंकि तुम खुद, तुम्हारे पास जिसको पैसा मिलता है वो नहीं दे रहे हो, तो वो तुमको जहाँ से मिलेगा वो कहाँ से देगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो तो है नहीं, वो खा दिया। बैंक में मुझे लगता है 23 से 25 करोड़ रुपया आएगा, वो कहाँ से आएगा, वो इतना टर्नओवर का वो सब कैश खा दिया इतना देर में। इतना दिन जो इंचार्ज था, गवर्नमेंट अथॉरिटीज था, जो भी था, वो जून से पहले वो कैश खर्चा कर देते हैं, वो लोग रखते नहीं। मैं बहुत सारे केसेस देखा, ऐसा प्रैक्टिकली देखा। तो अभी इक्विटी साइड में क्या होगा, इक्विटी साइड में पहले क्या था, 221 करोड़ था जून में, 31 मार्च को, और अदर इक्विटी माइनस था, वो जो 10,000 24,000 से माइनस किया था। तो अभी क्या होगा, इक्विटी कैपिटल 496.5 करोड़ होगा, आप जानते हो, तो इतना ही होगा इक्विटी कैपिटल, अदर्स कुछ नहीं रहेगा, सब राइट ऑफ। अभी बोरोइंग्स में क्या रहेगा, पहले जो 28,000 करोड़ वो जीरो हो जाएगा, वो लोन तो नहीं है। अभी होगा ये 5,000 करोड़, और लोग का बुक्स में ही दिखाएगा। मुझे पहले लग रहा था रिलायंस में दिखाएगा, रिलायंस में दिखाएगा नहीं, वो गारंटी लेके और लोग का बुक्स में ही वो किया। और प्रोविजन जो 27 करोड़ था, वो अदर प्रोविजन ऑफ लाइबिलिटीज वो शायद मोस्टली रहेगा। तो अल्टीमेटली माइक्रो पेबल एंड मिसलेनियस जो है वो भी रहेगा, क्योंकि इतना जल्दी ये लोग पेमेंट कर दिया नहीं, 14 सितंबर तक वो टेक ओवर किया, तो जून से पहले तो पेमेंट करेगा नहीं, तो मोस्टली ये भी पेमेंट नहीं करेगा। तो टोटल ओवरऑल अभी देखिएगा बैलेंस शीट में ये जो 5,956
एंड 5,900 फिर एसेट्स एंड लायबिलिटीज इस तरह मैच होगा। पहले जो 17,000 करोड़ था, 17,802 करोड़ जो एसेट था एंड इन साइड लायबिलिटीज भी था, वो कम होकर अभी 6,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा। ये हो गया क्लियर बैलेंस शीट। इसमें थोड़ा बहुत 2-4 करोड़, ये मेरा एजम्पशन है, मेरा ओन कैलकुलेशन है, और आगे जाके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है 5-10 करोड़ के ऊपर डिफरेंस नहीं हो सकता। मैं हार्डली हो सकता है आपका कैश एंड बैंक बैलेंस थोड़ा ज़्यादा है, या इधर से माइक्रो पेबल हटा दिया, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आप लोग बने रहिएगा, और उम्मीद करता हूँ मेरा जो मेंबरशिप प्लान है उसमें ज्वाइन कीजिएगा, उसमें बहुत कुछ मिलेगा आगे जाके, और बहुत कुछ डिस्कशन होता है। आपका पोर्टफोलियो को वेरीफाई किया जाता है। पोर्टफोलियो वेरीफाई होने से बहुत मेरे मित्रों देखा मैंने, गलत शेयर ले लिया था, उसको एग्जिट करके कैश फ्लो करके उसको री इन्वेस्ट करके वो लोग पैसा भी कमा रहे हैं। तो इसीलिए एक बार कोशिश करिएगा मेंबरशिप लेने के लिए, जो अच्छा एक सर्विस मिलेगा। थैंक यू मित्रों, में फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, नए अंदाज के साथ। गुड बाय।